पूरे वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट वेरिएबल ब्रांड जिसकी वैल्यूएशन 2022 में 10,000 करोड़ हो गई थी। आईपीएल जर्सीज, बैनर्स, बिलबोर्ड, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स की रील से लेकर शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड तक हर जगह बोट ही बोट देखने को मिलता था। सिर्फ 3 साल में बोट का रेवेन्यू 700 करोड़ से 3400 करोड़ यानी 5x हो गया था। बोट ने ऐसे इंप्रेशन बना लिया था कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नहीं है बल्कि इंडिया के यूथ का लाइफस्टाइल सिंबल है, जहाँ पर जो भी बोट यूज करता है उसे बोट हेड कहते हैं। ईयरफोन, स्मार्ट वॉचेस, स्पीकर, हर जगह बोट मार्केट को खा रहा था, लेकिन फिर एकदम से स्टोरी चेंज हो गई। सेल्स गिरती गई। जो आईपीओ कंपनी का 2022 में आना था अभी तक आया ही नहीं है। कंपनी के एम्प्लॉइज जॉब छोड़ने लग गए और यहाँ तक कि खुद अमन गुप्ता ने आईपीओ से 29 दिन पहले अपनी पोजीशन छोड़ दी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बोट की बोट डूब गई? लेट्स डाइव इनटू इट। 2016 एक ऐसा टाइम जब इंडिया में जियो ने इंटरनेट आलू के भाव बेचना शुरू कर दिया। जो इंटरनेट पहले एक महीने का 1 जीबी मिलता था अब 1 दिन का 1 जीबी मिलने लग गया, जिस वजह से पूरे इंडिया की वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक, यूट्यूब कंजप्शन काफी बढ़ गई। सेम इसी टाइम पे बोट ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली थी जब इंडिया की ऑडियो मार्केट काफी अलग सी थी। एक साइड सीधा टॉप के प्रीमियम ब्रांड्स थे, सोनी, जेबीएल, बोस, सेनहाइजर, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थे, और दूसरी साइड सीधा लो क्वालिटी के खस्सी ईयरफोन्स जिनकी कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन चलेंगे या 1 साल। और इसी बड़े वाइड स्पेस को बोट ने कैप्चर किया। 2016 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने बोट लॉन्च करी और कंपनी की पोजीशनिंग बिल्कुल सिंपल थी, प्रीमियम लुकिंग गैजेट्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। ईयरफोन स्टाइलिश थे, पैकेजिंग मॉडर्न थी और ब्रांडिंग एकदम यूथ को अपील करने वाली थी। 1000-2000 में स्टाइलिश ईयरफोन्स मिलने लग गए थे और ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन ही था। 2018 सिर्फ 2 साल में ही बोट का रेवेन्यू 108 करोड़ क्रॉस कर गया था। बट यहाँ पे लोग एक चीज मिस कर गए, बोट इंडियन कंपनी है ही नहीं। आई मीन वो ब्रांडिंग ऐसे करते हैं कि मेड इन इंडिया है, हमारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं, लेकिन कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स चाइना के ओईएम मैन्युफैक्चरर से लेती थी। यानी चाइना की फैक्ट्रीज बेसिक ईयरफोन्स बनाती हैं, बोट बस उस पे अपना लोगो लगा के बेच देता है। इसे वाइट लेबलिंग या कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और ये इलीगल नहीं है। दुनिया की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी ग्रो करी हैं और बोट ने भी इसका बहुत ही स्मार्टली यूज किया है। बोट ने इंडियन यूथ को एग्रेसिवली टारगेट किया, जहां पे आईपीएल जर्सीज, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे एड्स, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग, हर तरीके से अपनी प्रेजेंस बनाई। हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जैकलिन फर्नांडिस, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, सभी एक्टर्स और क्रिकेटर्स से मार्केटिंग करवाई। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, रादर एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जिसको सबको लेना चाहिए, और जो भी बोट खरीदता है उसे बोट हेड कहते हैं। बोट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्ट बन गया और फिर आया कोविड। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। Than 78,000 cases of COVID-19 in just the last 24 hours. जो बाकी धंधों के लिए श्राप था, बोट के लिए वरदान बन गया। ऑनलाइन क्लासेस, जूम कॉल्स, गेमिंग, ओटीटी की कंजप्शन सब कुछ स्काई रॉकेट कर गई और हर जगह ऑडियो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। उस टाइम प्रीमियम ब्रांड्स एक्सपेंसिव थे, देसी ब्रांड्स पर विश्वास नहीं था और इन दोनों के बीच का बोट एक स्वीट स्पॉट बन गया। 2020 में बोट का रेवेन्यू 704 करोड़ था, जो 2023 तक पीक पर 3377 करोड़ हो गया। सिर्फ 3 साल में 5x ग्रोथ, जहाँ पे हर जगह बस बोट ही बोट था। अमन गुप्ता सिर्फ फाउंडर नहीं रहे, वो इंटरनेट पर्सनैलिटी बन गए। शार्क टैंक के एपिसोड की क्लिप्स हर बंदा वायरल करता था और अमन गुप्ता उसके मेन फेस थे। कंज्यूमर्स को लगने लगा कि बोट एक इंडियन सक्सेस स्टोरी है जो कि ग्लोबल बड़े बड़े ब्रांड्स को चैलेंज कर रहा है, और अगर हम इनसे सामान ले रहे हैं तो हम इंडियन स्टार्टअप मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। 2022 में TWS ईयरबड्स कैटेगरी में कंपनी का मार्केट शेयर 46% था और ओवरऑल ऑडियो मार्केट में 30%। लेकिन जब सब कुछ इतनी ग्रोथ से होता है तो कंपनी में दिक्कत आनी शुरू हो ही जाती है। बोट की ग्रोथ स्टोरी में क्रैक्स दिखने शुरू हो गए और ये क्रैक्स उनके मेन बिजनेस ईयरफोन से, साउंड बड से नहीं आए बल्कि स्मार्ट वॉचेस से आए। 2023 वो टाइम था जब हर एक ब्रांड को स्मार्ट वॉचेस नेक्स्ट गोल्ड माइन लग रही थी। 2020 में इंडिया में जहां स्मार्ट वॉचेस सिर्फ 2.6 मिलियन शिप हुई थी, सिर्फ 2-3 साल में ये नंबर 50 मिलियन यूनिट्स क्रॉस कर गया। हर अमेज़न, फ्लिपकार्ट की सेल्स में स्मार्ट वॉचेस फ्रंट पेज पे होती थी और जो स्मार्ट वॉच पहले एस्पिरेशन थी वो अब एक मास प्रोडक्ट बन गया था। पहले स्मार्ट वॉच का नाम सुनते ही एप्पल वॉच या फिर सैमसंग के प्रोडक्ट्स दिमाग में आते थे, लेकिन अब सिर्फ 1500-2000 रुपए में स्मार्ट वॉच मिलनी शुरू हो गई थी और इसी वेव को बोट ने भी कैप्चर किया। लोगों ने खूब स्मार्ट वॉचेस खरीदी, जहां पे बोट की स्मार्ट वॉच की सेल्स 2023 में 910 करोड़ की थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि इनकी स्मार्ट वॉचेस सिर्फ ऊपर से इंप्रेसिव है, हार्ट रेट के सेंसर्स एक्यूरेट नहीं थे, सॉफ्टवेयर लैग कर रहा था, यूआई स्मूथ नहीं था और स्लीप ट्रैकिंग काम नहीं कर रही थी। वॉचेस दिखने में तो काफी शानदार लग रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में एकदम ढीली थी।
थी। बोर्ड की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि उनके पास कोई भी मोट नहीं है, ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ही कोई ऐसा फीचर है जो किसी और के पास ना हो, और ना ही कोई इकोसिस्टम जो एप्पल या सैमसंग ने बिल्ड किया है। ये सिर्फ एक एसेसरी ब्रांड ही बन के रह गया। नॉइस जैसे ब्रांड्स ने अपना खुद का नॉइस ओएस बनाया, जिस वजह से उनकी स्मार्ट वॉच में अच्छी ग्रोथ मिली। कंज्यूमर पहली बार तो बोर्ड की मार्केटिंग को देख के सामान ले लेता है, लेकिन सेकंड परचेज उसका एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। रेडिट पर लोग कहते हैं कि बोर्ड की डॉग शिट क्वालिटी है। ईयरफोन्स लिए थे, 2 हफ्ते में खराब हो गए। हेडफोन्स लिए, उनका हैंडल ही टूट गया। एक और बंदे ने हेडफोन लिए और वो भी बीच में से टूट गए। स्मार्ट वॉच की बात करो तो वो बहुत स्लो काम करती है, स्टेप सही नहीं दिखाती है और ना ही हार्ट बीट। 2024 में इंडिया की ओवरऑल स्मार्ट वॉच मार्केट 30% से गिर गई, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम टाइम में प्रीमियम स्मार्ट वॉच सेगमेंट 147% बढ़ गया। यानी प्रॉब्लम स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में नहीं थी, बल्कि लो कॉस्ट स्मार्ट वॉचेस में थी, जहां पर ब्रांड बस वॉल्यूम बेच रहे थे लेकिन लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। इसी वजह से बोर्ड का जो रेवेन्यू 2023 में 910 करोड़ था, 2025 तक सिर्फ 330 करोड़ रह गया, यानी 1/3 हो गया। कंज्यूमर्स धीरे धीरे समझने लग गए थे कि सिर्फ फ्लैशी डिजाइन से कुछ नहीं होता, बल्कि एक्चुअल प्रोडक्ट वो भी अच्छा होना चाहिए। और बोर्ड के पास इसके लिए अपना कोई भी डिजाइन, इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। वो बस बाहर से बेसिक स्मार्ट वॉचेस इंपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे अपना लोगो उस पर लगा रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप बताओ कि आपने कभी बोर्ड यूज किया है, और अगर हाँ तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है। 2025 में कंपनी की वेरिएबल्स कैटेगरी नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन पर चल रही थी, -16.4%, यानी कंपनी कुछ सामान लॉसेस पर बेच रही थी जस्ट बिकॉज मार्केट शेयर को होल्ड करना है। और सिर्फ स्मार्ट वॉचेस के हाल खराब नहीं थे, ईयरफोन जिसमें ये शहंशाह थे, वहां पे भी खेल खत्म होना शुरू हो गया। बोर्ड के बिजनेस मॉडल में ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही इजी टू कॉपी है। नॉइस, बोल्ट, मीवी, पीट्रॉन, रेडमी, अमेज़न बेसिक सारे ब्रांड्स आ गए जो वही चाइना की फैक्ट्री से सामान इंपोर्ट करके उसे सस्ते में बेच रहे थे। अगर एक तरफ बोर्ड के ईयरफोन 700 रुपए के हैं, तो वही सेम ईयरफोन्स अमेज़न बेसिक्स के 500 के मिल रहे थे। तो कंज्यूमर ऑब्वियसली 500 वाले लेते हैं, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं है। ऐसे केस में आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, वो कोई काम नहीं आती। इसी सस्ते ईयरफोन्स के प्राइस वॉर में कंपनी प्राइस घटाती गई, कंज्यूमर का फायदा होता जा रहा है और बोर्ड के मार्जिन बिल्कुल स्लैश हो गए। ऑडियो बिजनेस के मार्जिन 9.3% से गिरकर 6.6% तक आ गए। और इसी टाइम में बोर्ड की एक और दिक्कत सामने आई, मार्केटिंग। कंपनी ने आईपी स्पॉन्सरशिप्स, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी से मार्केटिंग करवा के विजिबिलिटी तो ले ली थी, लेकिन इसमें खर्चा बहुत आ रहा था। कंपनी अपने रेवेन्यू का 12% मार्केटिंग पे लगा रही थी और सिर्फ 1% R&D पे, यानी इनोवेशन कुछ हो नहीं रही है और नए कस्टमर को एक्वायर करने में खर्चा बहुत ज्यादा है। 2023 में बोर्ड ने मार्केटिंग पे 428 करोड़ रुपए लगाए थे, विच इज मैसिव, जिसमें पिछले साल सिर्फ 99 करोड़ लगाए थे। यानी कंपनी सिर्फ एड चला के अपने कंज्यूमर्स बढ़ा रही थी, जो कि लंबा नहीं टिकता है जब तक आपके पास कुछ ओरिजिनल ना हो। रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी ने 2022 में 45 करोड़ का लॉस शो किया, 2023 में 129 करोड़ का और 2024 में 80 करोड़ का। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अमन गुप्ता खुद शार्क टैंक में पूरे टाइम मोड की बात करते आए हैं, लेकिन बोर्ड के टाइम पे मोड का ध्यान देना बंद ही कर दिया। एप्पल के पास अपना खुद का इकोसिस्टम है, सैमसंग के पास स्क्रीन्स हैं, सोनी की ऑडियो इंजीनियरिंग है जो उन्हें लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स देती है, लेकिन बोर्ड के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये टोटल 3 चीजों पर लड़ रहा था, प्राइसिंग, बाकी कंपनी से आके खाली, मार्केटिंग काम करनी बंद कर गई क्योंकि आसपास की मार्केट ने सस्ते में सामान बेचना शुरू कर दिया, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बाकी कंपनीज ने अच्छे से बना लिया। 2025 में कंपनी ने 60 करोड़ का प्रॉफिट तो दिखाया था, बट उसमें भी घपला था। कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा था, बल्कि कंपनी ने अपनी एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयज की कॉस्ट वो कट कर दी थी। ये तो वो बात है कि अब रेस में जीत तो पा नहीं रहे हो, इसलिए स्टार्टिंग में आपने शू लेसेस खोल दी। कंपनी तब ग्रो करती है जब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो कर रहे हो। एक्सपेंसेस को कट करके प्रॉफिट शो करने से कुछ नहीं होता। एक टाइम में बोर्ड का आईपीओ इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का बिगेस्ट इवेंट था। कंपनी को इंडिया की सक्सेस स्टोरी की तरह बिल्ड किया था, जहां हमारा खुद का होमग्रोन देसी ब्रांड है जो JBL, सोनी, सैमसंग जैसे ग्लोबल लीडर से कंपीट कर रहा है। लेकिन वो आईपीओ 2022 में अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। 2022 में इशू साइज 2000 करोड़ का था, जो कि रिड्यूस होकर 1500 करोड़ पे आ गया था। और इसमें एक चीज ने इन्वेस्टर्स को बहुत गुस्सा दिलाया था। आईपीओ का 67% पार्ट ऑफर फॉर सेल था, यानी कंपनी बस अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे रही थी। नई इनोवेशन या एक्सपेंशन के लिए पैसा यूज नहीं होना था। इसी टाइम न्यूज है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स भी सही से नहीं दिखाए हैं। एक जगह जो प्रॉफिट और लॉस दिखा रखा था, वो दूसरी रिपोर्ट में मैच ही नहीं हो रहा था। 2023 से बोर्ड के एम्प्लॉइज भी कंपनी को छोड़ने लगे। जो नंबर 2023 में 28% था, 2025 तक 34% हो गया है,
यानी हर 3 में से 1 एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ रहा था। सिर्फ 3 साल में कंपनी के 3 सीईओ चेंज हो चुके हैं और ये तो फिर भी एम्प्लॉयज की बात है। आईपीओ से ठीक 29 दिन पहले अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपनी खुद की पोजीशंस छोड़ दी। यानी आईपीओ होने से पहले अगर कंपनी के सेठ जी गद्दी को छोड़ दें तो इन्वेस्टर्स पे कैसे भरोसा करेगा। अमन गुप्ता अब अपने नए वेंचर ऑर्बिट स्टूडियोज पे काम कर रहे हैं जहाँ पे 100 करोड़ की फंडिंग भी उठाई है। एंड आई थिंक इट इज बेटर टू समटाइम लीव द कंपनी व्हेन द टाइम इज राइट, क्योंकि अगर आईपीओ लॉन्च होता वो अच्छा नहीं जाता तो अमन गुप्ता की ब्रांडिंग और इमेज पे काफी इफेक्ट पड़ता। कंपनी अभी भी मैसिव स्केल पे ऑपरेट कर रही है, लेकिन हाइपर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए नए वेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। कंपनी को अपने मार्जिन इंप्रूव करने के लिए मार्केटिंग से ज्यादा R&D पे फोकस करने की जरूरत है, तभी वो अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना सकती है। सोनी के पास प्रीमियम ऑडियो है और JBL के पास ट्रस्टेड साउंड क्वालिटी है, लेकिन बोट की आज भी वही इमेज है कि ये सस्ते में बढ़िया सामान देते हैं। इसीलिए अब मार्केटिंग से नहीं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना के आपकी ग्रोथ होगी। बोट की स्टोरी सिर्फ एक ब्रांड के डाउनफॉल की नहीं है, बल्कि इंडियन स्टार्टअप्स की रियलिटी की भी है। आज के टाइम में कंज्यूमर सिर्फ मार्केटिंग पे नहीं बिकता, उसे एक्सपीरियंस भी चाहिए, जिसके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या बोट का डाउनफॉल शुरू हो गया है या फिर ये यहाँ से वापस बाउंस बैक कर जाएगा? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।